हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सुपर नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, मैश क्या होता है, सुपर मैश क्या होता है और कैसे हम लोग इक्वेशन को डायरेक्टली लिख पाएंगे। सर्किट डायग्राम अगर हमारे पास गिवन है तो चाहे कितना से कितना बड़ा नेटवर्क हो, हम लोग डायरेक्टली उसका देख करके हम लोग लिख पाएंगे कि क्या होता है उसका इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर को और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्या, तो नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होता है उसको हम लोग यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। नोडल एनालिसिस क्या होता है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जनरल नोड और सुपर नोड के बारे में। उसी तरीके से हम लोग इधर मैश एनालिसिस में बात करने वाले हैं जनरल मैश और सुपर मैश। नोडल एनालिसिस कहने का मतलब क्या होता है ना, नोडल एनालिसिस कहने का मतलब होता है केसीएल प्लस ओम्स लो। हम लोग वहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे और ओम्स लो साथ, मतलब करंट अगर नहीं पता है तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर करेंगे, वही तो है ओम्स लो। तो इसी के लिए हम लोग इधर नोडल एनालिसिस में केसीएल प्लस ओम्स लो। मैश एनालिसिस में हम लोग को केवीएल लिखना रहता है, बेसिकली हम लोग वोल्टेज लिखना रहता है, बट अगर हम लोग को करंट और रेजिस्टेंस पता है तो वी इज इक्वल्स टू आई आर से हम लोग लिख सकते हैं। इसी के लिए जब हम लोग मैश एनालिसिस का बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केवीएल प्लस ओम्स लो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ये हमारे लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम लोग का ये वाला सुपर मैश। ठीक है, तो हम लोग को सुपर नोड क्या होता है, सुपर मैश क्या होता है, उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम साइड में चले जाते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले दो टर्म हमारे पास आया है ना, तो दो टर्म क्या होता है उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सुपर मैश क्या होता है और सुपर नोड क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सुपर नोड, तो कोई भी दो नोड के बीच में, जैसे यहाँ पे एक नोड है और प्लस माइनस यहाँ पे एक नोड है, ये एक नोड है V1, नोड 1 को, वहाँ का वोल्टेज को V1, इसी के लिए ये नोड 1 है, और ये नोड 2 है जिसका वोल्टेज है V2। अगर दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो वो कहलाता है सुपर नोड। क्या हम बोले, दो नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो कहलाता है सुपर नोड। उसी तरीके, मतलब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम लोग को इस जगह करंट लिखना है हम लोग नहीं लिख पाएंगे, बट अगर हम लोग के पास यहाँ पे V1 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक V2 है, तो यहाँ का करंट हम लोग बहुत इजीली लिख पाएंगे। क्या होता है करंट का वैल्यू, हायर पोटेंशियल क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग आई का इक्वेशन को नहीं लिख पा रहे हैं। आई का इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे जहाँ पे, वही तो है सुपर नोड। केस नोड मतलब क्या होता है, नोडल एनालिसिस मतलब क्या होता है, केसीएल प्लस ओम्स लो, वही होता है। नोडल एनालिसिस का मतलब होता है केसीएल प्लस ओम्स लो, और हम लोग यहाँ पे लिख ही नहीं पा रहे हैं केसीएल, मतलब करंट हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है। इसी के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं नया नोड, सुपर नोड। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सुपर मैश। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, सुपर मैश क्या होता है जी, सुपर मैश। तो सुपर मैश कहने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली इसमें हम लोग केवीएल का इक्वेशन को लिखते हैं, बट हम लोग को हर जगह वोल्टेज नहीं पता होता है, हम लोग को रेजिस्टेंस करंट पता होता है, इसी के लिए हम लोग वोल्टेज वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो केवीएल प्लस ओम्स लॉ। ठीक है, सुपर मैश में हम लोग केवीएल और ओम्स लॉ लगाएंगे, मतलब हम लोग को जहाँ पे वोल्टेज नहीं पता होगा तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे, मैश में जहाँ पे दिक्कत होगा सॉल्व करने में उसको हम लोग नया नाम दे देंगे सुपर मैश, उसका नया तरीका से सॉल्व होगा। कहने का मतलब क्या है ना, ये एक लूप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं और यहाँ पे ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे हम लोग करंट एज्यूम करते हैं I1, और यहाँ पे हम लोग करंट एज्यूम करते हैं I2। अब हम लोग केवीएल लिखते हैं ना मैश एनालिसिस में, हम लोग
इस करंट सोर्स के अक्रॉस में क्या वोल्टेज लिखेंगे? यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई इन टू आर कुछ होना चाहिए ना। I तो हम लोग को पता है बट R नहीं पता है। यहाँ पे हम लोग को I पता है, R पता है, यहाँ पे भी I पता है, R पता है, यहाँ पे भी I पता है, R पता है, सब जगह हम लोग लिख लेंगे। बट इस जगह ये करंट सोर्स के अक्रॉस में तो नहीं लिख पाएंगे ना। इसी के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सुपर मेश, और इसको सॉल्व करने का नया तरीका होता है। कहने का मतलब क्या है ना, सुपर नोड में क्या हो रहा था, दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जा रहा था, तो वो बन जा रहा था सुपर नोड। यहाँ पे दो लूप में, मतलब दो लूप, ये एक लूप है I1 वाला, ये दूसरा I2 वाला लूप है। दोनों लूप के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जा रहा है, मतलब ये बन जा रहा है सुपर मेश। अब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को लिख पाएंगे और हम लोग डायरेक्टली लिख पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा एक इक्वेशन है जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये हमारे पास जो भी इक्वेशन मतलब है, ये जो सर्किट डायग्राम, उस पर हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये हमारा नोड पॉइंट V1 मान लेंगे, ये नोड पॉइंट V2 मान लेंगे, और ये नोड पॉइंट V3 मान लेंगे। अगर हम लोग इसको रेफरेंस मानेंगे तो क्या हम लोग V2 को डायरेक्टली 5 वोल्ट लिख सकते हैं? हाँ सर, V2 को डायरेक्टली हम लोग 5 वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया ना V2 के पास। अब हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हम लोग को हर नोड पे यहाँ पे करंट लिखना होगा, यहाँ पे करंट लिखना होगा, जितना नोड प्रेजेंट है उतना हम लोग को करंट लिखना होगा। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, तो हम लोग जहाँ पे भी लिखेंगे, अगर हम लोग नोड 1 का लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, नोड 1 का नोडल एनालिसिस लिख रहे हैं। तो नोड 1 का वोल्टेज क्या है, V1, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके साथ जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे ये 1 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पे ये 4 ओम कनेक्टेड है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। V1 के जगह में, मतलब V1 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 लिख दिए, V1 का काम हो गया, और कोई रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड नहीं है ना। अब उसके बाद ये जो है V1, और यहाँ पे है ये हमारा ये किससे कनेक्टेड है, V1 V2 से कनेक्टेड है, तो जिससे भी कनेक्टेड है माइनस V2, और दोनों के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1। और अब और कोई नोड तो नहीं है, V1 और V3 के बीच में है, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है प्रेजेंट। इसी के लिए इज इक्वल्स टू, जो करंट बाहर निकलता है उसको प्लस मानते हैं, जो करंट अंदर आता है उसको हम लोग माइनस मानते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग, या फिर एक जो करंट बाहर जा रहा है उसको हम लोग माइनस लेंगे, और जो करंट अंदर आ रहा है उसको हम लोग प्लस लेंगे। तो हम बाहर जा रहा है तो -1। ये हम लोग डायरेक्टली नोड 1 का इक्वेशन लिख दिए। उसी टाइप से अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नोड 2 का, ठीक है। नोड 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। नोड 2 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो नोड 2 का तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। उसी टाइप से नोड 3 का अगर हम लोग बात करें, नोड 3 का क्या होगा, तो V3, जो नोड का पोटेंशियल है वो लिखें, और रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है, 1/3 और 1/3। अब यहाँ पे माइनस, इसके अलावा कौन सा नोड कनेक्टेड है, V2 कनेक्टेड है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये V2 कनेक्टेड है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे -V2, और फिर कितना रेजिस्टेंस, 1 डिवाइडेड बाई 3, और फिर जो है 1 डिवाइडेड बाई 3, ये छुप रहा है क्या, 1 डिवाइडेड बाई 3। अब करंट इनकमिंग है, आउटगोइंग में माइनस लिए थे, तो इनकमिंग में हम लोग क्या लेंगे, तो इनकमिंग में हम लोग यहाँ पे लेंगे प्लस का 1 एम्पियर, ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ये हम लोग का इक्वेशन हम लिख दिए, ठीक है, ये 1 एम्पियर है, ठीक है। तो ये हमारा नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, नोड 3 का इक्वेशन हम लोग लिख लिए। अब इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर मिलेगा। आंसर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। V1 का जो वैल्यू है वो हम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे 5 वोल्ट, 16/5 वोल्ट। V2 का वैल्यू तो 5 वोल्ट है, और V3 का वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है 4 वोल्ट, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सुपर नोड। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सुपर नोड का। सुपर नोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो टर्मिनल के बीच में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करंट इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर नोड। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सुपर नोड कैसे काम करता है, क्या होता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, जैसा हम लोग वहाँ पे लिखे थे वैसा ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बट जैसे यहाँ पे क्या V1 सुपर नोड का पार्ट है? नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली V1 का इक्वेशन लिख सकते हैं। V1 ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, जो भी रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड था उसको हम लोग लिख रहे थे। कौन कौन सा रेजिस्टेंस है? 1.5 ओम और 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो लिख दिए। फिर हम लोग माइनस के साथ में क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट है? तो माइनस V2 के साथ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, V3 के साथ भी है, तो माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कितना? V2 है तो 1.5 हो जाएगा, माइनस V3 कितना हो जाएगा? V3 के साथ 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू करंट। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे करंट क्या दिखाई दे रहा है? आउट गोइंग है। आउट गोइंग करंट को हम लोग क्या लेते हैं? आउट गोइंग करंट को हम लोग लेते हैं माइनस, तो माइनस 0.5। ये एट नोड 1, ये हम लोग का नोड 1 के पास हम लोग इक्वेशन लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नोड 2 के पास। नोड 2 क्या है हमारा? तो ये दोनों जो है इसको हम लोग कंबाइन लेंगे। टेक नोड 2 एंड नोड 3 कंबाइनली। ठीक है, वैसे तो हम लोग दोनों का कंबाइन नोडल इक्वेशन लिखेंगे, बट ये शॉर्टकट है तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट वाला मेथड बता रहे हैं। जैसे V2 का जैसा हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं ऊपर में, जैसा नोड 1 का लिखे, उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे V2 के जगह में जो होगा वो लिखेंगे। तो V2 यहाँ पे लिखे, V2 के साथ जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो लिखेंगे हम लोग। क्या क्या कनेक्टेड है? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा V2 के साथ कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। अब V2 के साथ कोई नियरेस्ट नोड जो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है तो V1 कनेक्टेड है, तो माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ये हमारा हो गया क्या? V2 के चलते। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे इसको एक साइड में हल्का सा कर लेते हैं। उसी टाइप से हम लोग बात करेंगे V3 के पास। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे V3 के पास। V3 से जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको हम लोग लिख लेंगे। V3 से कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। क्या V3 से कोई ऐसा नोड कनेक्ट है जिसके बीच में रेजिस्टेंस है? तो हाँ, V3 और यहाँ पे V1 के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे V3 है, वहाँ पे V1 है, दोनों के बीच में ये 2 ओम प्रेजेंट है, तो हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस V3 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या दोनों नोड से कोई भी करंट अगर निकल रहा है, क्या निकल रहा होगा तो माइनस के साथ लिखेंगे, आ रहा होगा तो प्लस के साथ लिखेंगे। तो क्या हम लोग को यहाँ पे कुछ वैसा दिखाई दे रहा है? तो नहीं, यहाँ पे ना कोई करंट निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस नोड से भी कोई करंट नहीं निकल रहा है, इस नोड से भी कोई करंट नहीं निकल रहा है, और ये नोड तो हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे रेफरेंस है कहने का, तो कोई करंट नहीं निकल रहा है, इसी के लिए हम लोग इसको जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया सुपर नोड का इक्वेशन। हम लोग नोडल एनालिसिस का, अब इसको अगर सेमेस्टर में है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, और अगर कंपटीशन है तो फिर ये इसमें कुछ कटेगा छटेगा और बहुत इजीली हम लोग आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब मेश एनालिसिस के साइड। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मेश एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है मेश? तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कितना मेश? एक मेश, ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, मतलब हमारे पास 3 लूप अवेलेबल है। अब हम लोग को ये तीनों लूप को सॉल्व करना है, हम लोग को इक्वेशन लिखना है। बहुत मतलब नॉर्मल प्रोसेस भी है, बट हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे हम लोग देख करके इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या? लूप 1 का बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लूप 1 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लूप 1 में मेन करंट कौन है? I1। तो I1 यहाँ पे लिख दिए। I1 जहाँ से भी जा रहा है, I1 जहाँ से भी जा रहा है उसमें जितना भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है सबको हम लोग लिख देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो I1 के साथ में जाने वाला रेजिस्टेंस क्या क्या है? तो 10 है, ये 1 है प्लस ये 2 है, 1 + 2। ठीक है, अब उसके बाद
I1 से टकराने वाला करंट को लिखेंगे। I1 से कौन कौन टकरा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि I1 और I2 के बीच में टकरा रहे हैं। जो भी आ रहा है एक्स्ट्रा वो माइनस के साथ आएगा। यहाँ पे I3 भी आ रहा है, माइनस के साथ आएगा। जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे I2 जो रेजिस्टेंस है वो लेकिन माइनस के साथ आएगा। कैसे आएगा वही लिख रहे हैं, माइनस यहाँ पे I2 क्या रेजिस्टेंस है 1 है, माइनस I3 क्या रेजिस्टेंस है तो 2 इज इक्वल्स टू। अब हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इस इधर से ऐसे आ रहे हैं तो ये 6 वोल्ट से हम लोग क्रॉस होंगे। 6 वोल्ट से क्रॉस होंगे तो माइनस से बाहर निकलेंगे तो -6 लिखेंगे, प्लस से बाहर निकलेंगे तो +6 निकलेंगे। तो हम लोग ऊपर से डाउनवर्ड तरफ जा रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे प्लस से निकलेंगे या माइनस से निकलेंगे, तो हम लोग यहाँ से माइनस से बाहर निकलेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, -6। तो ये हमारा हो गया लूप 1। उसी टाइप से अब हम लोग बात करते हैं लूप 2 का। लूप 2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो लूप 2 का मेन करंट क्या है I2। I2 में जितना रेजिस्टेंस आ रहा है सब लिख देंगे। तो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। 2 + 3 + 1 माइनस कौन कौन सा करंट टकरा रहा है, तो I1 टकरा रहा है तो -I1 कितना रेजिस्टेंस है तो 1, माइनस I2 कितना रेजिस्टेंस है 3। क्या कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लूप 3। लूप 3 में हम लोग क्या करेंगे, लूप 3 का डायरेक्शन मतलब मेन करंट कौन सा है I3 है। I3 में जितना रेजिस्टेंस आ रहा है सब लिख देंगे। तो कितना आ रहा है 3 ओम आ रहा है, +1 ओम आ रहा है, +2 ओम आ रहा है, माइनस कौन कौन टकरा रहा है, I1 भी टकरा रहा है, I2 भी टकरा रहा है। तो -I1 I1 कितना ओम के साथ टकरा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I3 है, ये 2 ओम। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2 -I3। I3 कितना से टकरा रहा है तो 3 ओम के साथ टकरा रहा है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू। अब हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा उस साइड भेज देते हैं। आई होप हम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम लोग इक्वल्स टू के साथ में देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं आगे। तो हम लोग को क्या माइनस से प्लस से हम लोग निकलेंगे ना, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 6। तो ये हमारा हो गया मैश एनालिसिस। अब इसी में इक्वेशन है, 3 इक्वेशन आ गया। अगर यूनिवर्सिटी है तो फिर कैलकुलेटर है तो भी सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सुपर मैश के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे सुपर मैश का इक्वेशन लिखने वाले हैं। सुपर मैश का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देने वाला बात है 2-3 पॉइंट को। जैसे यहाँ पे ये एक 7 एम्पियर का करंट सोर्स है और ये 2 ओम है। जब हम लोग सुपर मैश का इक्वेशन लिख रहे होंगे तो ये 2 ओम को हम लोग क्या करना है वो बताएंगे। और ये 7 एम्पियर के चलते I1 और I3 सुपर मैश बना रहा है, क्योंकि 2 लूप के बीच में एक कॉमन करंट है। अब हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग उस लूप का इक्वेशन लिखेंगे जिस लूप में सुपर मतलब मैश नहीं बन रहा है, मतलब कोई कॉमन करंट सोर्स नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे I2 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। I2 का इक्वेशन जो हम लोग अभी जस्ट देखे इससे पहले वाला, तो I2 जितना रेजिस्टेंस है I2 के साथ में जितना रेजिस्टेंस है सबको हम लोग लिख लेंगे। जितना रेजिस्टेंस मतलब 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 + 3 + 1। कौन सा कॉमन आ रहा है, तो ये I1 भी कॉमन आ रहा है, तो -I1 टाइम्स ऑफ कितना 1, माइनस I2 मतलब I3 के साथ भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये जो है ये I3 के साथ में है ना 3 ओम, तो वही चीज़ यहाँ पे I3 × 3 इज इक्वल्स टू क्या कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं है, 0। ये हम लोग का लूप 2 के लिए हो गया। अब हम लोग लूप 1 और लूप 3 को अलग अलग ना लिख करके उसको हम लोग सुपर मैश नाम दिए हैं और हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। तो अब हम लोग वी विल कंबाइन लूप 1 एंड लूप 3, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे KVL इक्वेशन। वही होता है ना मैश एनालिसिस मतलब KVL इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे उसमें ध्यान देने वाला बात है, जो लूप में कॉमन है, जैसे ये वाला पार्ट कॉमन है ना,
ये वाला पार्ट कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट है उसमें अगर कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनेंगे, जो कॉमन वाला पार्ट है उसमें अगर कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या मतलब बोल रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले 1 वाले लूप में I1 के साथ में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो सर 1 ओम, ये वाला 1 ओम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम, ओम लिखने का ज़रूरत नहीं है, 1 लिख दिया, हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या ये वाला 2 को लेंगे, जैसे ये वाला जो 2 है, क्या इसको हम लोग लेंगे, तो इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो कॉमन में है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग किए। तो 1 बस वहीं पे, क्या कॉमन है 1 वाले लूप के साथ, तो 2 कॉमन था, इसी के लिए I2 कितना रेजिस्टेंस, तो 1। बस ये ब्रैकेट बंद हो गया, मैश मतलब लूप 1 वाले साइड, मतलब करंट 1 वाला का काम यहीं पे ख़त्म हो गया। और प्लस अब हम लोग करंट 2 वाला का काम देखेंगे, जो कि करंट 2 मतलब क्या है, मतलब करंट 3 मतलब क्या है, तो I3 लिखेंगे, जितना रेजिस्टेंस इसके साथ में है वो लिखेंगे। तो इसके साथ कौन कौन सा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो इसके साथ ये 3 ओम प्रेजेंट है, इसके साथ ये 1 ओम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 3 + 1, और उसके साथ माइनस में I2 आएगा, और कितना आएगा, 3 आएगा। क्या हम लोग ये जैसे ये वाला को अगर हम लोग I1 के साथ 2 लिखेंगे तो उसको तो सुपर मैश, इसी के लिए तो इसको हटाने बोल रहे हैं ना, इसको कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट बंद किए, इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। = अब हम लोग देखेंगे लूप 1 में वोल्टेज सोर्स है, लूप 3 में वोल्टेज सोर्स है क्या, तो हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लूप 1 जो है उसमें एक 7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, वो भी निकलने टाइम में हम लोग प्लस टर्मिनल से निकल रहे हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस का 7 लेंगे। अगर लूप 3 में भी होता कोई वोल्टेज सोर्स तो वो भी हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग सुपर मैश का इक्वेशन लिखे, और लास्ट में ये 2 इक्वेशन आ गया। 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3, बट 2 इक्वेशन आया है, तो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व होगा, तो तीसरा इक्वेशन कहाँ से बन करके आएगा, तो ये जो I1 और I3, जो करंट का डायरेक्शन है, एक्चुअल ये 7 एम्पियर जो करंट का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में क्या है, तो I1 है या I3 है, तो ध्यान से देखेंगे तो वो I1 है, तो I1 - I3 इज इक्वल्स टू I1 - I3 इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, और ये हमारा पहला इक्वेशन है। 3 इक्वेशन 3 अननोन, बहुत इजीली निकल जाएगा। वही चीज़ हम लोग करेंगे वहाँ पे भी, नोडल एनालिसिस में भी। ठीक है, सुपर नोड में भी। सुपर नोड में क्या होगा, तो सुपर नोड में होगा क्या, V2 मतलब जो प्लस है उसको पहले लिखेंगे, V3 - V2 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, V3 - V2 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। ये हमारा इक्वेशन 3 होगा, ये हमारा इक्वेशन 2 होगा, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, हम लोग को तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का, एक ही वीडियो में हम मैश भी मतलब नोड भी बता दिए, सुपर नोड भी बता दिए, मैश भी बता दिए, सुपर मैश भी बता दिए। अब हम लोग को करना है इसमें ढेर सारा प्रैक्टिस। तो हम लोग आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। हम ट्राई किए बहुत कम समय में बताने का, इसमें हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगा। आई होप हम लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो हम लोग कमेंट के थ्रू बताएंगे। हम कमेंट सबका रीड करते हैं, उसके बाद फिर उसी में प्रॉपर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।